दोस्तों हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं कैपिटल गेन की पूरे चैप्टर की समरी। और बहुत कम टाइम में आप पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। इसको नवंबर 22 के स्टूडेंट और उसके बाद मई 2023 या नवंबर 23 में किसी का एग्ज़ाम है, सब लोग देख सकते हैं। सिर्फ एक इंडेक्सेशन का नंबर मई 23 और नवंबर 23 के लिए अलग होगा। मई 2022 तक इंडेक्सेशन का नंबर अलग होगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना, कभी कोई गलती कर दे। नवंबर 22 तक इंडेक्सेशन नंबर अलग, और मई 23 और नवंबर 23 यानी कि नेक्स्ट ईयर जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए इंडेक्सेशन नंबर फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा तो अलग अलग होगा। फिलहाल हम सेक्शन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का ये कहता है कि अगर कोई कैपिटल एसेट्स जिसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 24 में है सबसेक्शन, और ट्रांसफर जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में है, अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन्स एक साथ हो, मतलब कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हो। अगर कोई चीज़ कैपिटल एसेट्स नहीं है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। हो सकता है कि टैक्स लगे किसी और हेड में, बट कैपिटल गेन के हेड में नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया में नहीं है वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो उसको जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन हेड में टैक्स नहीं लगेगा। चाहे दूसरे हेड में लगे टैक्स उस इनकम पर, चाहे ना लगे, बट कैपिटल गेन हेड में सिर्फ उन्हीं एसेट्स पर, उसी ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगेगा जो कैपिटल एसेट्स हो और उसका ट्रांसफर हुआ हो। ट्रांसफर का मीनिंग हम बाद में बताएंगे। और उस ईयर में ये इनकम टैक्सेबल होगी जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ होगा। कैपिटल एसेट्स का मीनिंग ये है कि सेक्शन नंबर 214 कहता है किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस पर्पस के लिए हो, वो आपकी कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। मतलब आपके घर की एसेट्स हो या बिजनेस में यूज कर रहे हो, वो कैपिटल एसेट्स है। बट बेसिकली 3-4 एसेट्स ऐसी हैं, अगर मैं बिल्कुल एकदम कंफर्म तरीके से कहूँ तो टोटल 6 एसेट्स हैं, बट मैंने 4 इसलिए बोली, 2 एग्जाम पर्पस के लिए अब रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने 4 बोली। तो 4 एसेट्स ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि अगर कोई आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो उस एसेट्स को अगर आप बेचते हो तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लैंड और बिल्डिंग है, बस ये दिया है क्वेश्चन में, ये कैपिटल एसेट्स है। मगर आपसे कहा जाए कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप लैंड एंड बिल्डिंग में डील करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आपका स्टॉक इन ट्रेड हुआ, उस केस में वो इनकम जो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच कर आएगी इस हेड में नहीं आएगी, पीजीबीपी हेड में आएगी। तो स्टॉक इन ट्रेड कभी कैपिटल एसेट्स नहीं होता। नंबर 2, जो भी पर्सनल इफेक्ट्स की चीज़ें हैं, पर्सनल इफेक्ट क्या होती, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। नंबर 3, एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया में ना हो, यानी कि किसी नॉन अर्बन एरिया में हो, ग्रामीण इलाके में हो, रूरल एरिया में हो, गांव में हो, देहात में हो, उसको हम एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया या नॉन अर्बन एरिया कहते हैं, वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। और नंबर 4, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड चाहे 99 में इशू किए गए हो या फिर ईयर 2015 में इशू किए गए थे, वो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, उससे पहले भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू किए गए थे, तो मैंने मान लिया है कि वो बॉन्ड अब किसी के पास नहीं होंगे, तो बेसिकली वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं बनता है, इसलिए वो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर टेकअप नहीं किए, ऑल्दो आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है। और नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी सिक्योरिटी जो हेल्ड बाई FII हो, फॉरेन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास हो। ये पॉइंट भी सीए इंटर के लिए रेलिवेंट नहीं है, ऑल्दो सीए फाइनल को इसको देखना चाहिए। फिलहाल ये जो बेसिकली रिवीजन है तो ये सीए और सीएम में इंटर का, बट कोई अगर फाइनल का स्टूडेंट भी देखेगा तो उसको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल एसेट्स जो स्टॉक इन ट्रेड ना हो, पर्सनल इफेक्ट ना हो, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया ना हो और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ना हो, उनको छोड़कर बाकी सारी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होती हैं। बट कुछ पर्सनल एसेट्स ऐसी हैं जिनको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। यहाँ पे मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, लॉजिक के लिए बहुत डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। वो है ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मैंने अक्सर देखा है ड्राइंग पेंटिंग में डिफरेंस बच्चों को नहीं मालूम होता है,
कहते हैं ड्राइंग जो पेंसिल से बनाया जाता है, पेंटिंग जो पेंट से बनाया जाता है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल गलत है, ऐसे डिफरेंस नहीं करते इनके बीच में। ड्राइंग कहते हैं आप मैप्स को, नक्शों को, ब्लूप्रिंट को, और पेंटिंग चाहे पेन से बनाई जाए, पेंसिल से बनाई जाए या पेंट से बनाई जाए, पेंटिंग इज द पेंटिंग। बट ड्राइंग होते हैं स्केचेस नहीं, ड्राइंग होते हैं जैसे किसी चीज़ का नक्शा, किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, किसी फ्लाईओवर का ब्लूप्रिंट, किसी डैम का डिज़ाइन, उसको कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, और ये 6 एसेट्स ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी, ऑल्दो आपकी पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं। बट जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर है, एसी है, अगर ये आपके घर पर लगा हुआ है तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। बट ये जिन एसेट्स के नाम मैंने अभी लिए, यही अगर बिजनेस में है तो ये कैपिटल एसेट्स हैं, ऑल्दो इनको हम डेप्रिशिएबल एसेट्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपका एसेट्स जो बिजनेस के लिए हेल्ड की जाती हैं। जितनी भी बिजनेस में आपकी एसेट्स हैं, आप थोड़ा इमेजिन करके देखो बिजनेस में क्या क्या एसेट्स होती हैं। प्लांट एंड मशीनरी होता है, फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होता है, लैंड होता है। लैंड को छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं, और उन डेप्रिशिएबल एसेट्स पर सेक्शन नंबर 50 और 50 ए लगता है। ये कैसे लगता है, मैंने ऑलरेडी पीजीबीपी की रिविजनरी क्लास डाल रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स फॉर एग्जांपल लैंड, इस पर सेक्शन नंबर 45 लगता है जब आप इसको बेचते हैं। बेसिकली सेक्शन 45 भी लगता है, बट आगे चलकर आपको पता चलेगा कि लैंड के केस में हम कुछ और सेक्शंस भी देखते हैं, ऑल्दो वो सेक्शंस हम एक डेप्रिशिएबल एसेट से बिल्डिंग, उसके केस में भी देखते हैं। मैं सीधा सेक्शन का नाम ले देता हूँ, सेक्शन नंबर 50C, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है इसलिए हमने आगे की बात भी बोल दी है। तो कोई भी एसेट जो बिजनेस के लिए यूज़ की जाए उसका 2 पार्ट्स में डिवीजन होगा, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स पर आपको पहले डेप्रिसिएशन सही तरीके से इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आनी चाहिए। उसके लिए आपको सेक्शन 50 और 50A की नॉलेज होनी चाहिए। ये बात मैंने आपसे पीजीबीपी में की है, और बाकी जितनी भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं जो बिजनेस की एसेट्स हैं उन पर सिंपली सेक्शन 45 लगेगा। अब आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उसमें 2 हैं, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। इमूवेबल कैपिटल एसेट्स होती हैं। जो मूवेबल हैं उसमें जो 6 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग और एनी वर्क ऑफ आर्ट, वो आपकी स्पेसिफाइड एसेट्स, मूवेबल एसेट्स हैं और वो कैपिटल एसेट्स हैं। उनके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। याद रखना, जितनी भी कैपिटल एसेट्स नहीं है जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मूवेबल हैं, पर्सनल हैं, बट कैपिटल एसेट्स नहीं है। इनको बेचकर जो भी आपको पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीप्ट आ जाएगा, माना जाएगा, और कैपिटल रिसीप्ट पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। पूरे इनकम टैक्स लॉ में कोई सेक्शन नहीं है जिसमें कैपिटल रिसीप्ट पर टैक्स लगे। एक सीए स्टूडेंट को या सीएमए जो भी टैक्सेशन का पेपर देने जा रहा है उसके एकदम क्लियर होना चाहिए कैपिटल गेन क्या चीज़ है और कैपिटल रिसीप्ट क्या है। कैपिटल रिसीप्ट के लिए पूरे इनकम टैक्स लॉ में एक भी सेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5 आता है जिसमें हमने समझाने की कोशिश की है एग्रीकल्चर लैंड क्या है। इसमें भी मैंने देखा है बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हम पढ़ने जा रहे पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो, 1 लाख से ज्यादा हो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1 लाख से सॉरी 10,000 से ज्यादा हो, जवानी का जोश, पॉपुलेशन जिस एरिया की आप देख रहे हैं कि जमीन एग्रीकल्चर अर्बन में आएगी या नॉन अर्बन में आएगी, उस नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड वो जगह होती है जहां नगर पालिका की जगह छावनी होती है, यानी कि आर्मी होती है। आर्मी वहां का देखभाल करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा दिल्ली कैंट, अंबाला कैंट, मेरठ कैंट, है ना, ये नाम आपने सुने होंगे। ये जो कैंट होते, कैंट एरिया, इसमें नगर पालिका काम नहीं करती, इसमें सारा देखभाल आर्मी करती है। तो अगर उस नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, अगर है ज्यादा, तो उस म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो जमीन आएगी वो अर्बन लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड है बट अर्बन है। ठीक है, यानी कि वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी अगर अंदर जमीन आती है। और अच्छा, अगर अंदर इनसाइड है म्युनिसिपैलिटी की बट उसकी जनसंख्या 10,000 से कम है, तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन नहीं, नॉन अर्बन है। एट लास्ट वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। अगर आप उसे बेचेंगे तो किसी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स आप पर नहीं लगेगा। रेदर मैं ये बोलना चाहूंगा इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि उससे मिलने वाला पैसा आपकी कैपिटल रिसीप्ट होगा।
प्रॉब्लम तब आती है जब जमीन इस म्युनिसिपैलिटी की बाउंड्री से बाहर हो, बाउंड्री मतलब सरहद से बाहर हो, नगर पालिका से बाहर हो। तो बाहर वाली जमीन अर्बन है या नॉन अर्बन है, ये बात डिपेंड करता है वो जो म्युनिसिपैलिटी है उसकी जनसंख्या प्लस वो जमीन कितना बाहर है। अगर उस म्युनिसिपैलिटी की जनसंख्या 10,000, म्युनिसिपैलिटी जहां बोलूंगा वहां ऑटोमेटिकली कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, बार बार ना बोलना पड़े मुझे, इसलिए मैंने यही बता दिया। म्युनिसिपैलिटी की जनसंख्या अगर 10,000 से ज्यादा है और जमीन बाहर है तो भी वो अर्बन हो सकती है, मगर शर्त है जो म्युनिसिपैलिटी है उसकी जनसंख्या 10,000 से ज्यादा हो, मगर मैक्सिमम 1 लाख तक हो। 10 से ज्यादा मतलब 11, 12, 15, 20, 50, 1 लाख तक हो। तो बाहर जो जमीन है वो 2 किलोमीटर की रेंज तक उसकी सरहद से, उसकी रेडियस से, मतलब उसके किसी भी सरहद से, बाउंड्री से, अगर वो जमीन 2 किलोमीटर की रेंज में है तो वो अर्बन मानी जाएगी। बट अगर जमीन 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, सपोज करो 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है और जनसंख्या अंदर की 1 लाख तक है, तो फिर वो अर्बन नहीं है, फिर वो रूरल है। सर क्या 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाली जमीन कभी अर्बन हो सकती है? हाँ हो सकती है। ये जो म्युनिसिपैलिटी है इसकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और 10 लाख तक होनी चाहिए। फिर बाहर वाली जमीन 6 किलोमीटर तक। अच्छा सर 6 किलोमीटर में पहले वाले 2 किलोमीटर काउंट करेंगे या नहीं? हाँ, मतलब म्युनिसिपैलिटी से 6 किलोमीटर तक जितनी भी जमीन होगी एग्रीकल्चर अगर वो है तो अर्बन मानी जाएगी। क्या सर 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर वाली जमीन भी? हाँ, मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक की दूरी की जमीन अर्बन मानी जा सकती है। 2 किलोमीटर वाली तब जब जनसंख्या 10,000 से 1 लाख के बीच में हो, 6 किलोमीटर तक दूरी तक की तब जब 1 लाख से 10 लाख के बीच में जनसंख्या हो म्युनिसिपैलिटी की, और 10 लाख से ऊपर अगर जनसंख्या है तो 8 किलोमीटर तक की जमीन अर्बन मानी जाएगी। बट 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की जमीन कभी भी अर्बन नहीं मानी जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, चाहे जनसंख्या म्युनिसिपैलिटी की कितनी भी हो। सर एक म्युनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर से ज्यादा है, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, दूसरी जगह की जो म्युनिसिपैलिटी है, दूसरी जो म्युनिसिपैलिटी है नगर पालिका है उसकी वो रेंज में आ रही है, तो क्या सर ऐसी जमीन अर्बन होगी? किसी भी म्युनिसिपैलिटी से, इंडिया में किसी भी म्युनिसिपैलिटी से अगर वो जमीन अंदर है तो जनसंख्या देखनी है 10,000 से ज्यादा, अंदर का एक ही पैरामीटर है 10,000 से ज्यादा। बट अगर बाहर है तो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जनसंख्या 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख एंड मोर देन 10 लाख, ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद ये हमने एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। लैंड अगर सिचुएटेड है कहाँ पर? इन पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर लैंड सिचुएटेड है इन म्युनिसिपैलिटी और जनसंख्या 10,000 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 या उसके बराबर है, यानी कि 9,999 तक है, तो ज़मीन अगर 10,000 से ज़्यादा है तो अर्बन और 9,999 तक है तो रूरल या नॉन अर्बन कहलाएगी। सर एग्जैक्टली 10,000 है जनसंख्या, तो एग्जैक्टली 10,000 में भी ज़मीन अर्बन मानी जाएगी, ठीक है। और लैंड अगर सिचुएटेड है म्युनिसिपैलिटी से बाहर तो 9,999 तक जनसंख्या है म्युनिसिपैलिटी की, तो बाहर वाली ज़मीन हमेशा रूरल। 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर की रेंज, 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या है तो 6 किलोमीटर की रेंज, 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है तो 8 किलोमीटर तक की रेंज की ज़मीन, रेंज मतलब उसकी रेडियस तक ज़मीन जो फॉल करेगी उस एरिया में वो अर्बन मानी जाएगी। लैंड सिचुएटेड में अगर विद इन, मतलब अगर ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपैलिटी के अंदर है तो आपको फोकस करना है सिर्फ पॉपुलेशन पर, बट अगर जमीन बाहर है तो पॉपुलेशन को भी ध्यान देना है और डिस्टेंस को भी ध्यान देना है। ये जीएफ के बहुत काम का, इसको ध्यान से देख लेना मैंने क्या लिखा है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमने ये लिखा है कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एक एसेट्स नहीं होती, इसलिए जब उसको बेचते हैं, ठीक है, वापस सरकार को देते हैं और उसके बदले में हम जो हमने गोल्ड दिया था वो वापस गवर्नमेंट से लेते हैं या पैसा लेते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि ये एसेट्स नहीं है। उसके बाद हमने आपसे बात की सेक्शन नंबर 242A जो पीरियड ऑफ होल्डिंग का सेक्शन है, ये वाला पीरियड ऑफ होल्डिंग में 3 तरह के कॉन्सेप्ट, एक 12 महीने का कॉन्सेप्ट, एक 24 महीने का कॉन्सेप्ट, एक 36 महीने का कॉन्सेप्ट। पहले हम 12 महीने का कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है।
पहले हमने 12 महीने का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। देखिए 12 महीने का कॉन्सेप्ट तब लगता है जब लिस्टेड सिक्योरिटीज हो। यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान देना है, सिक्योरिटीज लिखा है, शेयर्स नहीं लिखा, डिबेंचर नहीं लिखा, बॉन्ड नहीं लिखा। तो जितनी भी सिक्योरिटी है, शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, अगर वो लिस्टेड हैं इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, जो कि दो हैं, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और प्लस आपने उनको बेचते खरीदते समय STT, जिसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो पे किया है, तो ऐसी सिक्योरिटीज के लिए आपको 12 महीने का कॉन्सेप्ट देखना है। मतलब अगर आप उनको एसेट्स को 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखते हैं तो लॉन्ग टर्म है, 12 महीने एग्जैक्टली या उससे कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म है। पीरियड ऑफ होल्डिंग में अगर एग्जैक्ट टाइम भी रखते हैं तो शॉर्ट टर्म माना जाता है। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, अभी देखिए ये समझाने का समय नहीं है रिवीजन में व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, रेगुलर बैच में मैंने समझा रखा है, बस इतना बता सकता हूं। म्यूचुअल फंड का अगर 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाया जाता है तो उससे मिलने वाले यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के यूनिट्स कहलाते हैं। डेट ओरिएंटेड फंड यूनिट भी होते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए डेट्स ओरिएंटेड फंड यूनिट, तो बेटा उसके लिए 12 महीने का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, उसके लिए 36 मंथ्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। जितनी भी चीजें इस 12 महीने में कवर नहीं हो पा रही हैं, और तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड, ये तीन चीजें हैं जिसमें आप 12 महीने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो चीजें ऐसी हैं, लैंड और बिल्डिंग, और अनलिस्टेड शेयर्स, जिसमें 24 महीने का कॉन्सेप्ट है। जनरली हम बच्चों से पूछते हैं अनलिस्टेड डिबेंचर में कितने महीने का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो बोलते हैं 24 का। बेटा यहाँ साफ लिखा है अनलिस्टेड शेयर्स, तो अनलिस्टेड शेयर्स में सिर्फ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आएंगे। अगर अनलिस्टेड डिबेंचर या अनलिस्टेड बॉन्ड होगा तो 36 मंथ्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। लिस्टेड होगी कोई भी सिक्योरिटी तो 12 महीने का कॉन्सेप्ट लगेगा, मगर उसके लिए भी शर्त है उसको बेचते समय STT पे होना चाहिए। क्या पे होना चाहिए? STT। बाकी जितनी एसेट्स हैं उन पर सब पर 36 मंथ्स का कॉन्सेप्ट लगता है। उसके बाद हमें कंप्यूटेशन का पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन की इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं। ये सारी जानकारी इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन नंबर 48 में दी गई है। सबसे पहले आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग पता होना चाहिए, जिस दिन से एसेट्स खरीदी है और जहां तक ट्रांसफर हुई है। ट्रांसफर का मीनिंग बहुत वाइड है, जिसमें सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रेलिंक्विशमेंट आता है, एक्सटिंग्विशमेंट आता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपलसरी एक्विजिशन, मेच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड और रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये 8 चीजें CA इंटर CM इंटर के कोर्स में जो ट्रांसफर की मीनिंग में आती हैं, आगे आपको समरी में मिल जाएंगी। ठीक है। सेल कंसिडरेशन सबसे पहले लिखना है। एसेट्स को बेचने पर किसी प्रकार की कमीशन, कोई फीस आपने दी है तो उसको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर के नाम से आप पहले माइनस कर लीजिए। उसके बाद जो आता है वो नेट सेल कंसिडरेशन है। जो रिवीजन कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो जानते हैं इंडेक्सेशन कैसे होता है, ऑल्दो मैं जितना भी रिवीजन में हो सकेगा बता दूंगा। तो इसमें से या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए 4 जगह कभी भी इंडेक्सेशन नहीं करना है। नंबर 1, आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हो। नंबर 2, जितनी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं इंडेक्सेशन नहीं करना है। नंबर 3, स्लम सेल के केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है। नंबर 4, डिबेंचर और बॉन्ड्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं करना है। पर डिबेंचर बॉन्ड के केस में कहीं लिखा हुआ आ जाए इंडेक्स डिबेंचर और इंडेक्स बॉन्ड्स तो इंडेक्सेशन करना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एसेट्स अगर लॉन्ग टर्म हो तो इंडेक्सेशन करना है, एसेट्स अगर शॉर्ट टर्म हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन नहीं करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो कैपिटल गेन होगा, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले हम ये पॉइंट पकड़ते हैं, बीच वाला पॉइंट जो आपके सामने लिखा हुआ है 8 स्पेसिफाइड एसेट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा कर्सर की हेल्प से, ये वाला पॉइंट। 8 स्पेसिफाइड एसेट्स में गुडविल ऑफ बिजनेस, लूमार, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, दीज आर 8 एसेट्स। जैसे मेरे याद है वैसे आपको याद करनी अगर एग्जाम पास करना है। ठीक है, ये 8 एसेट्स अगर सेल्फ जनरेटेड हैं, आपने किसी से बाई नहीं किए तो सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, बट इफ यू बॉट दिस देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज परचेज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम ने आज अपना नाम 100 साल की मेहनत के बाद बनाया है, ये उनका नाम, उनकी गुडविल ऑफ बिजनेस,
सेल्फ जनरेटेड है। अगर वो कल किसी को बेचते, सपोज मुझे 200 करोड़ रुपए में मुझे अपनी गुडविल बेच देते हैं वो, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, उनका 200 करोड़ कैपिटल गेन माना जाएगा। बट मैंने तो 200 करोड़ में खरीदी है ना, कल मैं किसी और कंपनी को ये गुडविल बेचता हूँ तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए सेल्फ जनरेटेड नहीं है, मैंने तो बाय की है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस होगा। ठीक है, ये इसमें कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन की आ जाए कहीं पर, ये एमसीक्यू में आ सकती है, 1-2 नंबर का कोई और क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन आ जाए तो इसकी कॉस्ट हमेशा इनफाइनाइट होगी, यानी कि इस पर कैपिटल गेन 0 हो जाएगा। ऐसा बीसी श्रीनिवासा शेट्टी के सुप्रीम कोर्ट केस लॉ में कहा गया। जब मैंने रेगुलर बैच पढ़ा है तो ये केस लॉ का नाम नहीं लिखवाया था, ऑल्दो ये नोट लिखवा दिया था कि गुडविल ऑफ प्रोफेशन के केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो इनफाइनाइट होती है। गुडविल ऑफ बिजनेस के केस में नील होगी सेल्फ जनरेटेड में, बट अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन है तो इनफाइनाइट। लॉजिक बस इतना ही बता सकता हूँ, प्रोफेशन की गुडविल प्रैक्टिकली बिकती नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ शेयर्स के बारे में। देखिए ये शेयर्स है, शेयर्स हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के रूप में नहीं बांटेंगे, आईपीओ एफपीओ के रूप में नहीं बांटेंगे। एक शेयर होल्डर कोई भी, आप मैं कोई भी, पहली बार जब किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, मैं कहता हूँ दूसरी बार भी खरीदता है, वो उसके ओरिजिनल शेयर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक जेड लिमिटेड कंपनी के आज शेयर खरीदे, तो जितने के शेयर मैंने खरीदे वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है, मैं कल फिर उसी कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ और 10 शेयर और, तो कल जितने के खरीदूंगा वो मेरी कल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसकी। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस, चाहे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदें, प्राइवेटली खरीदें, कैसे भी खरीदें, जितने के खरीदेंगे वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका परचेज प्राइस होगा। एक होता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स कंपनी जनरली अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देती है या एम्प्लॉयज को ऑफर देती है ईसॉप के नाम से, जो आप सैलरी के चैप्टर में पढ़ते हैं। सैलरी की रिविजनरी क्लास भी मैंने डाल रखी है। ईसॉप, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं इसको हम। आप मान लीजिए मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, कंपनी ने मुझे कहा कि 200 का शेयर शावेद आलम तुमको 100 रुपए में मिलेगा, मुझे 100 रुपए में शेयर दे दिया, तो मेरा परचेज प्राइस तो 100 रुपए हुआ ना। तो जो डिस्काउंटेड कंसेशनल प्राइस मुझसे लिया गया है, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें एक पॉइंट है वो समझना है आपको। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, 1000 शेयर्स मेरे पास हैं, मैंने आज से 10 साल पहले खरीदे थे। एक कंपनी ने उसी कंपनी ने मुझे ऑफर किया, जिस कंपनी के शेयर मेरे पास है, कि तुमको हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा। ऑलरेडी मेरे पास 1000 शेयर हैं, मुझे 500 शेयर का ऑफर आया। क्या कंपनी ने बोला इस समय मार्केट में इनका रेट 300 रुपए चल रहा है, हम तुमको 200 में देंगे, खरीदोगे? 500 शेयर 200 के हिसाब से 1 लाख के बनते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है इतने, मेरे पास 40,000 रुपए पड़े हैं, तो मैं 200 शेयर तो खरीद सकता हूँ, क्योंकि 200 रुपए के हिसाब से 200 शेयर 40,000 के आएंगे, बाकी 60,000 मेरे पास नहीं है। मेरा एक दोस्त है जितेंद्र, मैंने उससे कहा यार तू खरीद ले, उसने कहा जी मैं खरीद लेता हूँ। तो मैंने 300 शेयर का राइट उसको दे दिया, राइट, सिर्फ राइट दिया है, राइट शेयर्स नहीं, क्योंकि शेयर देने की अथॉरिटी मेरी थोड़ी है, ये तो कंपनी देगी। जितेंद्र सर ने कहा आप कितने लोग हैं, मैंने 10 रुपए दे देना यार बस एक शेयर के, मतलब एक राइट के। तो 300 शेयर का राइट मैंने उनको दे दिया। ये ट्रांसफरेबल होता है, कंपनी को तो पैसे लेने से मतलब है, किसी से भी ले। ठीक है, मैं उनके मामा का लड़का थोड़ी हूँ कि मेरे से ही पैसे लेके खुश होगी वो। ठीक है, या मैं कंपनी का कोई नेशनल बॉयफ्रेंड नहीं हूँ कि मुझसे पैसे लेगी तो ही खुश होगी वो। ठीक है, ठीक है, उनके लिए तो वही दोस्त है जो उनको पैसे दे दे, तो जितेंद्र दे देगा पैसे। ठीक है, वो मेरा एक दोस्त है, मुझे 10 रुपए दिए जितेंद्र ने, 300 के हिसाब से 300 राइट का 10 रुपए के हिसाब से मुझको 3000 मिला। ये 3000 में मैंने क्या बेचा? राइट। ये राइट मुझे कितने में मिला था? फ्री में। मैंने इसके लिए कंपनी को कोई पेमेंट नहीं की थी, मगर जितेंद्र को 200 रुपए तो देने हैं कंपनी को और 10 दिए मुझको, तो जितेंद्र सर के लिए इस शेयर की जो कीमत है वो 210 होगी। तो यही हमने सब लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट शेयर के केस में हमने यहाँ सिंपल लिख दिया है परचेज प्राइस। क्या लिख दिया है?
पहले हम राइट के बारे में बात कर लें, तो राइट को देख लेते हैं पहले हम। देखिए, तो राइट को हमने यहां पे डिफाइन किया है। देखिए, इन केस ऑफ राइट रीनाउंसमेंट, यहाँ पे राइट रीनाउंसमेंट का मतलब होता है त्यागना, रेलिंक्विश करना, दूसरे के फेवर में सरेंडर करना, और इसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में ट्रांसफर माना गया है। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। एक बसंती लिमिटेड है, इसने ठाकुर को ऑफर किया था 200 शेयर खरीद लो और एक शेयर 120 रुपए का। ठाकुर ने क्या किया, ये राइट रिनाउंस कर दिया, किसके फेवर में, गब्बर के फेवर में। ठाकुर ने किसके फेवर में राइट रिनाउंस कर दिया, गब्बर के फेवर में। 200 शेयर का राइट मिला है, 100 शेयर का राइट इनके फेवर में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ठाकुर ने बसंती लिमिटेड के 100 शेयर खुद खरीद लिए और एक शेयर कितने का खरीदा, 120 का। तो ठाकुर के लिए 100 शेयर की कॉस्ट 12,000 रुपए, बट गब्बर ने ठाकुर को 15 रुपए दिए, कंपनी को 120। तो गब्बर के लिए तो ये शेयर 135 का हो गया। कितने का हो गया, 135 का। जरा देखो, ठाकुर ने दो चीजें बेची, एक तो अपने 100 राइट शेयर और एक उसने अपना क्या दिया, राइट शेयर किससे खरीदे, बसंती से, और राइट अपना किसको दिया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट शेयर की तो 120 रुपए एक शेयर की है, बट राइट की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील है। क्या है, नील, क्योंकि राइट उसको बस इसलिए मिला था क्योंकि वो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था। बट गब्बर के लिए जो शेयर वो खरीदेगा बसंती लिमिटेड से, 120 बसंती को देगा और 15 किसको देगा, ठाकुर को। टोटल उसकी कॉस्ट हो गई एक शेयर की 135। तो जब गब्बर बेचेगा तो 135 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, ठाकुर राइट शेयर्स बेचेगा तो 120 होगी, बट राइट उसने गब्बर को जो बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी। 100 शेयर का राइट 15 के हिसाब से 1500 में बेच दिया ठाकुर ने गब्बर को, तो ठाकुर के लिए 1500 रुपए कैपिटल गेन होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी। ये है किसके केस में, राइट के केस में, राइट शेयर्स के केस में। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर की। बोनस शेयर जो होते हैं दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बोनस शेयर क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी, हमेशा नील होगी। बट अगर बोनस शेयर आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले, चाहे आपने खरीदे या प्रीवियस ऑनर ने, जैसे असेसी के फादर ने या असेसी को जहां से गिफ्ट मिला है उन्होंने, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे, फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल 97 में आपको किसी कंपनी से बोनस शेयर मिले थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखा जाए तो नील है। बट 1 अप्रैल 2001 को उनकी बोनस शेयर की कोई ना कोई एफएमवी होगी, आप चाहें तो वो ले सकते हैं एफएमवी। ठीक है, क्या ले सकते हैं, एफएमवी ले सकते हैं। तो एफएमवी का ऑप्शन तभी है जब 1 अप्रैल 2001 से पहले हो। बाकी जितनी भी एसेट्स हैं बेटा, बाकी जितनी भी एसेट्स हैं इनको छोड़कर उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका परचेज प्राइस होगा। बट परचेज प्राइस के अलावा, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, अब बिल्डिंग बेटा ना तो इन 8 स्पेसिफाइड एसेट्स में आई ना शेयर्स में आई। आपने बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, 5 लाख की कमीशन दी है, 5 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है, स्टैम्प ड्यूटी दी है, तो वो आपका परचेज प्राइस फिर 1 करोड़ 10 लाख होगा। अगर कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए तो वो भी आप ऐड करेंगे। तो खरीदते समय कोई कमीशन वगैरह अगर आपने एसेट्स पे दी है तो वो आप परचेज प्राइस में ऐड कर देंगे। ये हो गया जी हमारा ए। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। सिंपल भाषा में सुने, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एसेट्स को बाय करने के बाद किया जाए, ऐसा खर्चा जिससे कैपिटल एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, सॉरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहते हैं। कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले किया है, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इंप्रूवमेंट चाहे आपने किया हो या प्रीवियस ऑनर ने। प्रीवियस ऑनर का मतलब ऐसे समझिए, एक फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी, इस ट्रांजैक्शन को सेक्शन 47 कहता है ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो इस केस में असेसी तो बेटा है और प्रीवियस ऑनर उनके पापा हैं, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट इस असेसी को यानी कि बेटे को
दोनों का मिलेगा। जो खुद इंप्रूवमेंट करेगा उसका बेनिफिट भी मिलेगा, जो पापा उसके इंप्रूवमेंट करके गए होंगे उस एसेट्स पर वो भी बेनिफिट मिलेगा। बट इंप्रूवमेंट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद किया गया हो। ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ हमने लिखवा दिया इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 11 में हमने सेकंड प्रोविजो बताई है कि इंडेक्सेशन कैसे करते हैं। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स हमेशा मल्टीप्लाई में वो लीजिए जो ट्रांसफर वाले ईयर का है, जिस एसेट्स में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, कभी कभी ऐसा होता है ट्रांसफर का ईयर अलग होता है और टैक्स अलग ईयर में लगता है, जैसे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड के केस में, इंश्योरेंस क्लेम के केस में, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ट्रांसफर का ईयर अलग होता है और टैक्स तब लगता है जब आपको उस एसेट्स का पैसा या एसेट्स मिलती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स उस ईयर का करना है जिस ईयर में एसेट्स आपने बेची है, और डिवाइड उसमें करना है जिस ईयर में एसेट्स आपने एक्वायर की थी। बट अगर एसेट्स आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर की थी तो आपको फिर 100 नंबर यानी कि 2001-2 का जो नंबर है बस वही माइनस करना है, क्योंकि उससे पहले के तो नंबर थे ही नहीं इंडेक्सेशन नंबर, वो माइनस नहीं करने। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ट्रांसफर के केस में जो गिफ्ट में एसेट दी जाती है विल में, आईसीआई के मॉड्यूल में, इस बात पर ध्यान से सुनना, आईसीआई के मॉड्यूल में इसके दो ट्रीटमेंट दिए हैं। एक फादर ने अपने बेटे को 2007-8 में कोई एसेट ट्रांसफर कर दी, तो यहां पर इस जगह पर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 2007-8 का लिया हुआ है, और फादर ने ये एसेट खरीदी थी 2001-2 में। आप पीरियड ऑफ होल्डिंग ले रहे हैं 2001-2 से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं जो फादर की थी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो फादर ने किया था वो भी ले रहे हैं। तो भाई यहाँ इंडेक्सेशन का नंबर फादर के समय से क्यों नहीं ले रहे, गिफ्ट वाले समय से क्यों ले रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ टेक्निकली लिखा हुआ है लॉ के अंदर, जिसको मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए। जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि एक हाई कोर्ट के डिसीजन में जिसका नाम है मंजुला जे शाह, उसमें कहा गया है कि गिफ्ट वाली डेट का तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है, उसको ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर माना ही नहीं जाता। इसलिए फादर ने यानी कि प्रीवियस ऑनर ने जिस दिन एसेट खरीदी थी वहीं से इंडेक्सेशन करेंगे। ये बात मैं आगे चलकर रिवीजन में बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रिमेंबर लिखा है, हाई कोर्ट की रूलिंग केस ऑफ गिफ्ट में जे मंजुला शाह का केस लॉ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 12 में हमने लिखा है कि अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर कर ली जाए तो जितने की एक्वायर की है वो, और 1 अप्रैल 2001 के दिन जो एफएमवी है वो, दोनों में से जो ले लें, हम तो वही लेंगे जो हायर होगा। ऑल दो वहां लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ द सेसी, हमारी मर्जी है कुछ भी लें, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वही लेगा जो ज्यादा हो। सर हम तो कम वाली लेंगे, तो बेटा बेवकूफ़ी के भी नंबर कटते हैं। ठीक है, बेवकूफ़ी के भी नंबर कटते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा आप बेवकूफ़ है इसलिए नंबर काट लेगा। ठीक है, ऑल दो आपने लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं किया। कॉन्सेप्ट नंबर 13, जितना भी 1 अप्रैल 2001 से पहले इंप्रूवमेंट किया हो, अभी पीछे भी बताया था, उसको आप इग्नोर कर देंगे। नो इंडेक्सेशन, ये पहले ही बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इंडेक्सेशन नहीं करना। डिबेंचर बॉन्ड अगर इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्सेशन नहीं करना। स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं करना। स्लम सेल क्या होता है आगे आएगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स में इंडेक्सेशन नहीं करना है। एंड व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, इसके लिए आप पीजीबीपी की रिवीजन क्लास देखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 112A होता है, ये आगे चलकर आएगा, इस पर भी आपका इंडेक्सेशन नहीं होता। इसके बाद हमने देखा है जो 8 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, गुडविल ऑफ बिजनेस, लोन आर, रूट परमिट, टेनेंसी राइट, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये 8 एसेट्स हैं। इनके लिए 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने बाय भी की हैं तो 1 अप्रैल 2001 के दिन जो एफएमवी है वो ऑप्शन इनके लिए अवेलेबल नहीं है। बट अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले इनको बाय किया है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इनका जो भी परचेज प्राइस होगा वो होगा और इनका इंडेक्सेशन किया जाएगा। क्या हमने यहाँ ये लिखा है इन एसेट्स में, जहाँ लिखा है नो इंडेक्सेशन के जो 8 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं उनका इंडेक्सेशन नहीं होगा? ऐसा तो हमने नहीं लिखा। तो जो 8 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं अगर वो परचेज्ड हैं आपकी तो उनके लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है, ऑल्दो उनका क्या नहीं होता, उनके लिए एफएमवी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये जो मैंने फादर और सन वाली बात बता रहा था, गिफ्ट, विल और इररेवोकेबल ट्रस्ट, सेक्शन 47 कहता है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग, जितने समय से प्रीवियस ऑनर ने एसेट्स खरीदी थी वहां से लिया जाएगा,
और जब असेसी ने एसेट बेची है वहां तक लिया जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो प्रीवियस ऑनर की है वो ली जाएगी। इंडेक्सेशन प्रीवियस ऑनर के हिसाब से करेंगे, जे मंजुला शाह के इस लॉ में लिखा है। ऑल्दो आईसीआई के मॉड्यूल में गिफ्ट वाली डेट से भी इंडेक्सेशन दिया हुआ है, दोनों आंसर दिए हुए हैं, आप जे मंजुला शाह को फॉलो करें पूरी लाइफ। ठीक है। इंप्रूवमेंट जो प्रीवियस ऑनर ने किया वो भी लेंगे, जो असेसी ने किया वो भी लेंगे, बट 1 अप्रैल 2001 के बाद इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये हमने टोटल हमारे 47 कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद इस क्लास को यहाँ पे रोक देंगे और दूसरा फिर पार्ट में हम दूसरा लेकर आएंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 17 दिखाई दे रहा होगा, सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट का कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल आपके पास ज्वेलरी रखी हुई है घर में, ठीक है, और आपको एक बिजनेस खोलना है गोल्ड ज्वेलर का, तो आपने घर की ज्वेलरी उठाकर शोरूम में लगा दी, इसे कहते हैं कैपिटल एसेट्स को आपने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। आपके पास 10 प्रॉपर्टी है, आपने बिजनेस खोल दिया प्रॉपर्टी डीलर का, या आपने कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट कर दी किस में, स्टॉक इन ट्रेड में। आपके पास 1000 शेयर्स हैं, आप भाई स्टॉक डीलर बन गए, शेयर ब्रोकर बन गए, आप डील करने लगे, या आपने कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। जिस दिन ये कन्वर्जन करेंगे सेक्शन 247 कहता है, 2 सबसेक्शन 47, इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर माना जाएगा। और इस ट्रांसफर की डेट पर, कन्वर्जन की डेट पर जो एफएमवी होगी एसेट्स की, वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 2021-22 25 मार्च 2022 को अपनी ज्वेलरी उठाकर शोरूम में लगा दी, कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। 25 मार्च 2022 को उस ज्वेलरी की कीमत 50 लाख रुपए एफएमवी, ये सेल कंसिडरेशन है, बट टैक्स आप तब देंगे जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। आपका स्टॉक इन ट्रेड 21-22 में ना बिककर 22-23 में बिका, और 22-23 की इनकम पर कब टैक्स देंगे आप, 23-24 में। कहाँ टैक्स देंगे, 23-24 में। तो जब आप 23-24 में टैक्स देंगे तब टैक्स देंगे, बट 50 लाख उस दिन एफएमवी थी जिस दिन कन्वर्जन हुआ था, तो सेल कंसिडरेशन जब कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन आप 23-24 में ही भले ही करें असेसमेंट ईयर में, बट सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा जो कन्वर्जन की डेट पर एफएमवी थी। और इंडेक्सेशन करते समय मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से, तो 22-23 जो प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्सेशन नंबर अलग है, और 21-22 जो इंडेक्सेशन ईयर है उसका इंडेक्सेशन नंबर अलग है। मैं ऐसे बोलूं आपके अटेम्प्ट के हिसाब से, जिसका एग्जाम नवंबर 2022 में उसका इंडेक्सेशन नंबर है 317, और जिसका एग्जाम अगले साल है उसका इंडेक्सेशन नंबर है 331, 331 है 22-23 का। तो आपने ये देखना है कि आपका ट्रांसफर एसेट्स का कब हुआ है। अगर 25 मार्च 2022 को हुआ है ट्रांसफर, तो 21-22 का इंडेक्सेशन नंबर लगेगा जो कि 317 है, और अगर आपका कन्वर्जन 25 मार्च 2021 को हुआ है यानी कि 20-21 में, तो लगेगा 301। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं। तो इसलिए ट्रांसफर की डेट को बहुत ध्यान से देखना है। तो ट्रांसफर कन्वर्जन माना तो ट्रांसफर पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ परचेज से लेकर कन्वर्जन की डेट तक, इंडेक्सेशन कन्वर्जन की डेट तक, सेल कंसिडरेशन एसेट्स की जो एफएमवी है कन्वर्जन की डेट पर वो, और उसके बाद अगर टैक्सेबल होगा उस ईयर में पैसा जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड आपका सेल होगा। 50 लाख मैंने एफएमवी बताई, जब तक ये सेल हुआ इस स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू 52 लाख हो गई। ये जो 2 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं, ये कैपिटल एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, ये स्टॉक इन ट्रेड की हुई है, और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स नहीं होती। 2 लाख रुपए की जो आमदनी आपकी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, ये पीजीबीपी की इनकम है, तो इसमें बिजनेस इनकम भी कैलकुलेट की जाती है जब ये प्रोविजन लगेगा। इसके बाद हमने बताया एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो सेल कंसिडरेशन बराबर होगा वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितनी आप वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना। हो सकता है क्वेश्चन में आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी हो, जिस दिन ये एडमिशन ले रहा है 10 लाख और वैल्यू रिकॉर्ड दी है 7 लाख, तो बेटा 7 लाख है सेल कंसिडरेशन, कोई डाउट ना रखें आप अपने मन में। जब एडमिशन या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो जो एडमिशन लेकर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, कभी कभी वो पैसे के बदले में एसेट्स ले आता है और अपनी फर्म को एसेट दे देता है। तो जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी दैट इज द
सेल कंसिडरेशन फॉर दैट पार्टनर, और टैक्सेबिलिटी होगी पार्टनर के एंड में क्योंकि पार्टनर आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा है डिसोल्यूशन। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म एसेट देती है अपने पार्टनर को, या रिटायरमेंट पर फर्म एसेट देती है पार्टनर को, डेथ पर फर्म एसेट देती है जो डेथ हुई है जिस पार्टनर की, जो डिसीज है उसको लीगल, उसके लीगल हेयर को। उस समय एसेट्स की एफएमवी देखनी है, मतलब पार्टनर के आते समय वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और पार्टनर के जाते समय क्या देखना है, एफएमवी। आते समय पार्टनर के हैंड में टैक्स और जाते समय फर्म के हैंड में टैक्स। इसके बाद जो मैंने अभी पढ़ाया है उसकी थोड़ी बहुत समरी की भी समरी कॉन्सेप्ट नंबर 20 में डाल दी है। डिबेंचर बॉन्ड्स, बोनस शेयर, 8 स्पेसिफाइड एसेट्स और अदर कैपिटल एसेट्स, सबकी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखी। डिबेंचर बॉन्ड की परचेज प्राइस, बोनस शेयर की नील, अगर अलॉट हुए हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2001, बट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले अलॉट हुए हैं तो एफएमवी लेंगे 1 अप्रैल 2001 के डेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। 8 स्पेसिफाइड एसेट्स सेल जनरेटेड है तो नील, परचेज है तो परचेज प्राइस, अदर एसेट्स की परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में हर जगह अगर कोई कमीशन वगैरह आपने दिए तो वो ऐड करना है। इंडेक्सेशन, डिबेंचर बॉन्ड का इंडेक्सेशन नहीं होगा, बाकी चीजों का इंडेक्सेशन हो जाएगा। एफएमवी का ऑप्शन सिर्फ ये जो 8 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं इनके लिए अवेलेबल नहीं है। पूरी टेबल में देखिए सिर्फ 2 जगह क्रॉस लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एफएमवी का ऑप्शन 8 एसेट्स के लिए नहीं है, डिबेंचर बॉन्ड के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 45(1)(a), ये सेक्शन भी चार्जिंग सेक्शन का एक पार्ट है। 45 सबसेक्शन 1 जो है वो जनरल चार्जिंग सेक्शन है, उसके अलावा जितने भी चार्जिंग सेक्शन आप पढ़ेंगे वो सब स्पेसिफिक हैं, खास कंडीशन में लगेंगे। ये चार्जिंग सेक्शन तब लगेगा जब कोई एसेट्स आपकी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में आपको इंश्योरेंस क्लेम दे, तो कंपनी जो आज जिस दिन एसेट डिस्ट्रॉय होगी उस दिन ट्रांसफर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गई 25 मार्च को, 25 मार्च को, तो ट्रांसफर की डेट 25 मार्च है, पैसे मिले 5 अप्रैल को, तो 25 मार्च और 5 अप्रैल में बेटा 10 दिन का डिफरेंस नहीं है, ईयर चेंज हो गया 31 मार्च के बाद, तो इंडेक्सेशन तो करेंगे 25 मार्च के अकॉर्डिंग मगर टैक्स देंगे नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए जो नवंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं 25 मार्च 2021, जो नवंबर 22 में एग्जाम देंगे तो उनके लिए तो टैक्सेबिलिटी 20-21 में नहीं होगी, 21-22 में होगी। और जो मई 23 और नवंबर 23 में एग्जाम देंगे उनके लिए मैं डेट बोल रहा हूँ 25 मार्च 2022। कुल मिला के यहाँ पे ध्यान दे देना प्लीज, ठीक है। एक्सीडेंट कब हुआ है और पैसे इंश्योरेंस कंपनी से कब मिले। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे के साथ साथ एसेट्स भी मिल जाती है, तो जितना रोकड़ा मिला है वो और जो एसेट्स मिली है उसकी एफएमवी, दोनों को ऐड करके वो आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। मगर ये टैक्स तब लगेगा जब ये मिलेगा आपको, तो ऐसा हो सकता है एक्सीडेंट का ईयर अलग हो और पैसे मिलने का ईयर अलग हो, तो जिस ईयर में पैसा मिलेगा उस ईयर में टैक्स कैलकुलेट करना है। मगर इंडेक्सेशन करते समय इंडेक्सेशन का नंबर ध्यान दे देना, ठीक है। और 331 नंबर है इंडेक्सेशन का, 331 जो 2023 में पेपर देंगे मई में या नवंबर में, और 317 नंबर है जो नवंबर 2022 में पेपर देंगे, ठीक है। इंडेक्सेशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने लिख दिया है, ट्रांसफर वाले ईयर का लेंगे और टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ है। इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2A बताया, ये तब लगता है जब आप डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते हैं। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आते रहते हैं, जब जब शेयर्स आप बाय करते हैं तो वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते रहते हैं, और जब जब आप उनको सेल करते हैं तो वो डेबिट होते रहते हैं। एक कंपनी के आपने पिछले कुछ वर्षों में 15 बार शेयर खरीदे, 1000 1000 1000 1000 1000 15,000 शेयर खरीदे अलग अलग डेट पर अलग अलग रेट से, यानी कि सबकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग अलग है, सबका डेट अलग अलग है। तो आज उनको बेच रहे हैं तो सबका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी अलग अलग होगा। हाउ विल यू डिसाइड कि कौन से वाले बेचें, तो कहा गया फीफो के बेस पर डिसाइड करेंगे। सपोज करिए 12,000 शेयर आपने बेच दिए, तो आप मानेंगे जो शुरू वाले 12,000 खरीदे थे वो बेचे, उसी के हिसाब से उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग, उसी के हिसाब से उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, ठीक है। जब आप बात करते हैं किसकी, डीमैट अकाउंट की, ठीक है। जब मैं रेगुलर बैच पढ़ा है तो इसके ऊपर हमने बहुत टाइम लगाया कि डीमैट किसे कहते हैं और ये सब पर। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे जो लगता है जिसमें सब बच्चे ज्यादातर ऑलमोस्ट कमजोर होते हैं, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 23, रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के रेट ऑफ टैक्स, ऑल्दो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि रेट ऑफ टैक्स भी हमको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा इनकम टैक्स में 14 मार्क्स का, वो जनरली टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए आता है, और 2 क्वेश्चन और आते हैं 7-7 नंबर के,
दोस्तों वो सब भी क्वेश्चंस या तो टोटल इनकम निकालने के या टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के आते हैं, और आपको अगर टैक्स ही कंप्यूट करना नहीं आता है तो कैसे होगा। टैक्स कंप्यूट करने के लिए आपको स्लैब रेट, स्पेशल रेट, सरचार्ज, रिबेट, मार्जिनल रिलीफ, ये सब एकदम टिप्स पर होना चाहिए आपके, ठीक है। उसमें से एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ये रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन। देखिए कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो तरह का होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब इस सेक्शन नंबर 112 ए में आएगा। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा सेक्शन नंबर 112 ए में कब आएगा, जब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, याद रखिएगा इक्विटी शेयर्स लिखा है, प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखा है, और वो भी लिस्टेड इक्विटी यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट और यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के यूनिट्स, अगर और प्लस इन पर क्या पे किया जाए, एसटीटी, तो टैक्स रेट इनका 10% है, और जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन चार एसेट्स पर आपको होगा वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है और सेक्शन 112 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 4 लाख रुपए का है। कितने का है? 4 लाख में से 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख रुपए की आपको बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगी, बचा कितना 50,000, उस पर 10% के रेट से टैक्स दे देना, ठीक है, सिंपल। और याद रखना जब इस सेक्शन की आप कैलकुलेशन करते हैं ना कैपिटल गेन की, तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता आपको। वो जो इंडेक्सेशन करते हैं ना आप, CII से मल्टीप्लाई, CII से डिवाइड, वो नहीं करना। सेक्शन नंबर 112 ए के जब भी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन आप करें, इंडेक्सेशन नहीं करना है, 1 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट है और 10% टैक्स लगेगा, ठीक है सर, समझ गए। इसके अलावा इसकी पांचवी एसेट है ट्रांजेक्शन फॉरेक्स, फॉरेक्स कहते हैं फॉरेन करेंसी को। ये मैंने इन चार से अलग ये 5 नंबर को क्यों लिखा है, इनके साथ ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन चार पर कंडीशन है एसटीटी पे होना चाहिए, तभी सेक्शन 112 ए लगेगा। मान लीजिए 4 एसेट्स हैं, यही 4 एसेट्स आपने बेची और लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, बट एसटीटी पे नहीं करा तो 112 ए नहीं लगेगा। आगे चलकर पढ़ेंगे फिर उस पर 112 लगेगा। क्या लगेगा? 112, 112 ए नहीं लगेगा, फिर उन पर 112 लगेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी है, जो कि CA इंटर में पूछा जाना बेहद मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अभी फॉरेन करेंसी वाले कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है नहीं, बट लॉ में लिखा था इसलिए हमने यहाँ पर, ठीक है, उसे चिपका दिया। ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी एसटीटी पे हो या ना हो, अगर लॉन्ग टर्म है तो सेक्शन 112 ही लगेगा, और बाकी सेम है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 10% के रेट से टैक्स लगेगा। ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 112 ए। अभी हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सेक्शन नंबर 111 ए की। 112 ए का जो अपोजिट सेक्शन है वो 111 ए है, जो इधर दिखाई दे रहा है। 112 ए का अपोजिट सेक्शन 112 नहीं है, 111 ए है। 112 ए लॉन्ग टर्म पर लगता है, 111 ए जहां 112 ए लॉन्ग टर्म पर लगता है, ठीक उन्हीं 5 एसेट्स पर शॉर्ट टर्म में सेक्शन 111 ए लगता है। सारी कंडीशन वही है, मैंने लिख दिया सेम एज 112, बस एक चीज चेंज है, टैक्स का रेट वहां 10% था, यहां, और वहां 1 लाख की एग्जेम्पशन थी, यहां कोई एग्जेम्पशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलता नहीं है, इसलिए हमने यहां नहीं ये लिख दिया नो इंडेक्सेशन। जो 5 एसेट्स 112 ए में थी वही 5 एसेट्स 111 ए में है, बस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिफरेंस है। टैक्स का रेट लॉन्ग टर्म पे 10, शॉर्ट टर्म पे 12। बहुत सारे सोचते हैं ये लॉ कुछ गलत बना हुआ है, लॉन्ग टर्म में एग्जेम्पशन भी मिल रही है, टैक्स का रेट भी 10% है। ये जानना है तो आपको यहाँ फेस टू फेस आना पड़ेगा, जब ही मैं समझा सकता हूँ, रिवीजन में ही समझाना पॉसिबल नहीं है बेटा, आप समझते हैं मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हम बात कर रहे हैं टैक्स रेट ऑन गेन ऑन एसेट्स, उन 5 एसेट्स को छोड़कर जिनकी बात अभी हमने 112 ए में और 111 ए में करी है। उनके अलावा किसी और एसेट्स पर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसे हम कहते हैं अदर देन 111 ए। अगर जैसे ज्वेलरी बेचने पर, अनलिस्टेड शेयर्स बेचने पर, या लिस्टेड शेयर्स बेचने पर बट उस पर एसटीटी पे ना किया हो, डिवेंचर बेचने पर, बॉन्ड्स बेचने पर, उन पर अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो अदर देन 111 ए है। और वो कैपिटल गेन इंडिविजुअल और एचयूएफ को हुआ है तो स्लैब रेट से टैक्स, 2.5 लाख तक नील, 5 लाख तक 5%, उसके ऊपर 20%, उसके ऊपर 30% वाला टैक्स लगेगा। और यही कैपिटल गेन अगर किसी फर्म या कंपनी का हुआ है तो फ्लैट रेट लगेगा। क्या लगेगा? फ्लैट रेट। आगे की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 25। अभी हमने पढ़ा था कि 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 5 एसेट्स पर। उन 5 एसेट्स के अलावा भी तो दुनिया में और एसेट्स होंगी ना जो एसएससी के पास हो सकती हैं। सर कैसे? जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं बट उस पर एसटीटी पे नहीं करा, या फिर अनलिस्टेड शेयर्स हैं
लैंड है, बिल्डिंग है, ज्वेलरी है, ड्राइंग है, स्कल्पचर्स है, इतनी सारी एसेट्स हो सकती है और उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो सबसे पहले सेक्शन 112 लगेगा। उन 5 एसेट्स को छोड़कर बाकी सब जगह सेक्शन 112 लगेगा। सेक्शन 112 में 3 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 3। ये आपके सामने स्क्रीन पर। फर्स्ट पॉइंट, अनलिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज। क्या? अनलिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज। शेयर्स भी कह दिया है, सिक्योरिटीज भी, यानी कि यहाँ डिबेंचर बॉन्ड सब आ गया। और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी के हों। क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं प्राइवेट कंपनी को। और ये शेयर्स किसके पास हो? नॉन रेसिडेंट के पास हो। किसके पास हो? नॉन कॉर्पोरेट हो। नॉन कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी ना हो, नॉन रेसिडेंट हो और कंपनी ना हो, जैसे इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, फर्म हो, ये हो। या फिर किसके पास हो? फॉरेन कंपनी के। फॉरेन कंपनी चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो। इंडिविजुअल एचईएफ वगैरह क्या होने चाहिए? नॉन रेसिडेंट। और फॉरेन कंपनी कौन सी होनी चाहिए? फॉरेन, चाहे रेसिडेंट हो फॉरेन कंपनी, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। और उनको कैपिटल गेन हुआ है अनलिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज पर। तो सेक्शन 112 कहता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगाना है। मतलब सिंपल सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको माइनस कर दे दी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर देनी है। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के शेयर बेच दिए, 2 लाख के खरीदे थे, 8 लाख कैपिटल गेन, 10% की रेट से टैक्स देना है। बट अगर आप रेसिडेंट हैं, क्या है? रेसिडेंट, और अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हैं आप, तो फिर आपको 2 लाख डायरेक्ट माइनस नहीं करना, उसका इंडेक्सेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है उस सीआईआई से जिस ईयर में ट्रांसफर किया, डिवाइड करना है उस सीआईआई से, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से, जिस ईयर में आपने उसको बाय किया था। बट जहां जहां इंडेक्सेशन होता है वहां 20% के रेट से टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। जहां इंडेक्सेशन नहीं होता वहां 10% के रेट से। अब आप कहेंगे जी यहाँ 10% जहां लग रहा है यहाँ एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी 1 लाख की? वो 112A में मिलती है, बस 112 में नहीं मिलती वो। ठीक है, बेसिक एग्जामेशन सभी 112A, 112, 111A सबके अगेंस्ट मिल जाती है, सिर्फ लॉटरी इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती है। उसके लिए आप रेट ऑफ टैक्स का चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं मगर वो नहीं है जो अभी 5 हमने पीछे पढ़ी थी, उनको छोड़कर। सर उनको छोड़कर, जैसे वहां हमने पढ़ा था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, हम यहां पढ़ सकते हैं लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड। क्या सर यहाँ पे लिस्टेड इक्विटी शेयर आ सकता है? हाँ आ सकता है, एसटीटी पे ना किया हो। क्या ना पे किया हो? और जीरो कूपन बॉन्ड। और क्या आपको टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर या तो 10% से, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो भी लोअर हो। मगर जब 10% से टैक्स निकालना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन मत करना, जब 20% से निकालना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करना। मतलब अगर ये केस अगर आ जाए कभी एग्जाम में तो आपको एक क्वेश्चन को 2 बार आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डायरेक्ट माइनस कर देना, और एक बार फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर है, 2 लाख के खरीदे थे आपने, 10 लाख के बेच दिए, तो 10 माइनस 2 8 लाख, 8 लाख का 10% 80,000 टैक्स। दूसरा केस 10 लाख माइनस नॉट 2 लाख, 2 लाख इंटू में CII डिवाइड बाई CII, सपोज करो वो आया 5 लाख, 10 में से 5 माइनस करो, 5 जो बचा उस पर 20% टैक्स लगाओ। ठीक है, मैंने ये मान लिया है कि आपकी और इनकम भी है और उनको बेसिक एग्जामेशन उनके साथ एडजस्ट हो गई है। अगर कोई और इनकम नहीं है आपकी तो बेसिक एग्जामेशन फिर इसके साथ एडजस्ट होगी। अब तो ये जितने क्वेश्चन पूछते चले जाओगे उतने क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, अदर एसेट्स जो भी हैं, कितनी भी हैं अदर एसेट्स, उन सब पर आपके 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन होगा। ये है आपका ये कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 25, आराम से देख सकते हैं। इसके बाद है कॉन्सेप्ट नंबर 26, ये मैंने कुछ बताया हुआ है, जैसे अभी बच्चे पूछ रहे थे बीच में कि जी कैपिटल गेन के अगेंस्ट बेसिक एग्जामेशन मिलेगी या नहीं, तो यहाँ हमने कॉन्सेप्ट 26 में लिखवाया हुआ है, बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जामेशन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 83 to 80U। 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक 112, एक 112A, 2 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एक 111A और एक अदर देन 111A। अगर असेसी कोई रेसिडेंट है, कौन है, और इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो याद रखिएगा बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ले सकते हैं। बट पहले प्रायोरिटी देना सैलरी इनकम को, पीजीबीपी इनकम को। अगर वो इनकम आपकी नहीं है, ठीक है, तो आप 2.5 लाख की जो बेसिक एग्जामेशन है इनके अगेंस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। सर हमारी बिजनेस इनकम भी है,
हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। हम पहले 2.5 लाख का बेनिफिट किससे लें? पीजीबीपी की इनकम से लें। अगर 2.5 लाख में से फिर कुछ बच जाए तो आप बेनिफिट लें बेटा इससे, इससे। सर इससे ही क्यों, इससे क्यों नहीं? क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है 20%। फिर भी कोई बेसिक एग्जम्पशन बच जाए तो इससे बेनिफिट लो, इससे। फिर भी कोई बच जाए तो इससे। सर इससे ना लें बेटा, इस पर तो लगता ही है स्लैब रेट। इस पर तो क्या लगता है? नेचर ऑफ टैक्स स्पेशल स्पेशल स्पेशल, इस पर क्या? नॉर्मल। नॉर्मल उसे कहते हैं जिस पर स्लैब रेट लगता है। अगर एसएससी एनआरआई है, क्या है? तो बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा। चारों तरफ क्या लिखा हुआ है? क्रॉस। अगर एसएससी क्या है? रेसिडेंट है, मगर क्या नहीं है? इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है, तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा बेसिक एग्जम्पशन का। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शन। याद रखना 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, आप इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इसके अगेंस्ट बेनिफिट नहीं मिलता। बट गौर करिए मैंने यहाँ लास्ट वाले में टिक मार्क लगाया, क्योंकि ये वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो अदर देन 111A है, और जो अदर देन 111A होता है वो नॉर्मल इनकम माना जाता है, और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट आप 80C से 80U तक की डिडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, पूरे 1 घंटे पर 60 मिनट पर हम जहां तक भी करेंगे वहां रोक देंगे, फिर बाकी। स्पेशल केस ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ इक्विटी शेयर्स, ये सेक्शन बहुत मेन है। आईसीआई के मॉड्यूल में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कैपिटल गेन के चैप्टर में, उसका क्वेश्चन 1 जरूर करना आप, उसका क्वेश्चन 1 जरूर करना, वो इसी पर बेस्ड है। सेक्शन का नंबर अगर मैं आपको बताऊं 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज एसी है, ये सेक्शन है इसका, यहां लिख भी दिया हमने। और ये तभी लगता है जब इक्विटी शेयर, नॉट प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स यानी कि इक्विटी यूनिट्स ये एक्वायर किए गए हो 31 जनवरी 2018 तक। अगर उसके बाद एक्वायर किए तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, उसके बाद एक्वायर किए तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का एक्वायर किया वो। बट अगर 31 जनवरी 2018 तक आपने एक्वायर किए हैं ये शेयर, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का जैसे ऊपर लिखा है स्पेशल स्पेशल तरीका है, वो क्या है वो आपके सामने है। हायर ऑफ फॉलोइंग, किसका हायर? सबसे पहले आपने जितने के वो शेयर खरीदे थे उसका परचेज प्राइस ले लीजिए, जब भी खरीदे हो, 2017 में, 2015 में, 2012 में, जब भी खरीदे हो वो ले लीजिए परचेज प्राइस। और में देखिए लोअर लिखा है सेल प्राइस, मान लीजिए आपने खरीदे थे 2000 के, तो यहाँ पे 2000 ले लीजिए। सेल प्राइस सपोज करो इसका 4000 है, यहाँ 4000 लीजिए। एफएमवी मान लीजिए 3000 है, 3000 लीजिए। 4000 और 3000 का लोअर, यहाँ 3000 आएगा। 3000 और 2000 का हायर 3000 आएगा। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे शेयर की 3000 मानी जाएगी। जानकारी के लिए आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 5, ये एक चार्जिंग सेक्शन है, कंपलसरी एक्विजिशन का सेक्शन है। कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब है गवर्नमेंट ने आपकी कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर ली है तो क्या होगा, जिस ईयर में एक्वायर करेगी गवर्नमेंट उस डेट को ट्रांसफर माना जाएगा। टैक्स तब मिले लगेगा जिस ईयर में पूरी कंपनसेशन या पार्ट आपको मिले। फॉर एग्जांपल आपकी 20 लाख कंपनसेशन है, 2 लाख आपको कंपनसेशन मिल गई, तो जब आप सेल कंसिडरेशन लिखना कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए 2 लाख मत लिखना, पूरे 20 लाख लिखना। कितना लिखना? 20 लाख। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन होगा कंपलसरी एक्विजिशन के अकॉर्डिंग, बट टैक्स देना है उस ईयर में जब आपको कंपनसेशन चाहे पार्ट मिले या फुल मिले। ठीक है, अच्छा एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है एनहांस कंपनसेशन। एनहांस कंपनसेशन का मतलब है कि असेसी ने, एग्रीव्ड ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर कोर्ट वगैरह में अपील की है कि मेरी कंपनसेशन बढ़ाई जाए, तो कंपनसेशन जब बढ़ जाती है तो उसको एनहांस कंपनसेशन कहते हैं। इसके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील होगा, क्योंकि उसका बेनिफिट पहले ही आपको मिल चुका होगा जो ओरिजिनली कंपनसेशन मिली थी उसके अगेंस्ट। इस केस में जितनी कंपनसेशन आपकी एनहांस की गई है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनसेशन एनहांस की गई है 10 लाख बट मिली 5 लाख है, तो सिर्फ 5 ही पे टैक्स लगेगा। जब बाकी का 5 मिलेगा तब टैक्स लगेगा। और इस 5 में से ना कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे ना कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सिर्फ एक चीज माइनस कर सकते हैं जो लॉयर वगैरह कोई लीगल कोई एक्सपेंस आपका इनकर हुआ है वो, और वो भी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर की तरह, उसका इंडेक्सेशन नहीं करेंगे आप। ठीक है, और इसका जो नेचर है कैपिटल गेन का वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आप ये देख लीजिएगा ओरिजिनल कंपनसेशन पर जो आपने कैपिटल गेन निकाला था वो लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था, वही एनहांस का होगा। इसका एक और पार्ट है, वो पार्ट मैंने यहाँ नहीं कराया क्योंकि वो सीए सीएम में इंटर में रेलिवेंट नहीं है कि अगर कंपनसेशन बाद में घटा दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, ऑल्दो मैंने रेगुलर बैच में कराया हुआ है। ये एक सेक्शन है जो बहुत मेन सेक्शन में से एक है,
सेक्शन 50C सबसेक्शन 1। ठीक है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इसको वीडियो को यहीं रोक रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आप बचा हुआ कैपिटल गेन का रिवीजन करेंगे।